नमस्ते दोस्तों, कथानिधि चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है विवाह एक इकरारनामा, जिसकी लेखिका है सीमा जैन। तो चलिए सुनते हैं कहानी। सोनम की समझ में नहीं आता था कि माँ ने क्या सोचकर इस सांड से शादी की थी। सारा दिन घर में पड़ा खाता और पीता रहता है, कुछ काम नहीं करता। अपने पिता को याद करके आज भी उसकी पलकें भीग जाती हैं। कितने भले इंसान थे और कितना प्यार करते थे। बड़े से अस्पताल में अकाउंटेंट का काम करते थे। एक बार सीढ़ियों से ऐसे फिसले कि फिर कभी उठ न पाए। यशोदा को पति की मृत्यु के बाद वहीं पर काम मिल गया था। सोनम 13 साल की थी तब, जब पिता का साथ छूट गया। जैसे सुरक्षा कवच ही छिन गया। बिना पुरुष संरक्षण के मोहल्ले में रहना दूभर हो गया था। कोई भी पुरुष मुंह उठाए आ जाता मदद करने के नाम पर। पिता ने एक एक पाई जोड़कर मकान बनाया था, तो उसे छोड़कर कहाँ जाती वो दोनों। पति की मृत्यु के बाद यशोदा यौवन की ओर कदम बढ़ाती हुई पुत्री की सुरक्षा को लेकर बड़ी घबराती थी। सस्ती जमीन के लालच में पति ने जिस मोहल्ले में मकान बनाया था, वह शराबी, जुआरी और आवारा लोगों से भरा पड़ा था। कई बार सोचा इस मकान को बेचकर कहीं और मकान ले ले, लेकिन इतने कम पैसों में दूसरा मकान मिलना भी मुश्किल था। किराए का लेगी तो आधे से ज्यादा तनख्वाह किराया देना में ही निकल जाएगी। सोनम की पढ़ाई की भी चिंता थी। उत्तम एक दवाइयों का सेल्समैन था और अक्सर ही हॉस्पिटल में आता रहता था। वह नीली शर्ट और काली पैंट, साथ में टाई वाई लगाकर बड़ा स्मार्ट लगता था। सबसे बड़े शालीनता से बोलता था और चुटकुले सुनाकर सबको हंसाता भी रहता था। यशोदा को औरों से अधिक तवज्जो देता था। 4 साल हो गए थे पति की मृत्यु के। यशोदा बड़ा अकेलापन महसूस करने लगी थी। उत्तम उसके छोटे मोटे काम कर देता था और उसका ख्याल भी रखता था, उसकी तारीफ करता था। बस धीरे धीरे यशोदा उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। कभी उसे घर ले जाती तो सोनम से भी बड़े अपनेपन से मिलता वह। उत्तम ने जब शादी की इच्छा प्रकट की तो वह मना नहीं कर पाई। उत्तम किराए के मकान में रहता था, उसका कोई नाते रिश्तेदार था नहीं, इसलिए शादी के बाद वह यशोदा के घर में ही आकर रहने लग गया। लेकिन 6 महीने में ही उत्तम का असली चेहरा सामने आ गया। वह अव्वल दर्जे का आलसी था। धीरे धीरे उसने काम पर जाना बंद कर दिया। यशोदा के तनख्वाह में से आधी से अधिक वह पीने पिलाने में बर्बाद करने लगा। यशोदा चाहती थी सोनम अच्छे कॉलेज में पढ़े, जिससे उसको अच्छी नौकरी मिल जाए बाद में। लेकिन सोनम का नामी कॉलेज में उसने दाखिला करवा दिया था। भले ही उसकी कुछ फीस अधिक थी। उसको उत्तम पर बड़ा गुस्सा आता था जब वह पैसे छीन लेता था। उसने उत्तम को घर से निकालने की भी कोशिश की, लेकिन अब वह यशोदा को पीटने लग गया था। सोनम ने ट्यूशन शुरू कर दी। कुछ खर्चे अपने वह इस तरह से निकाल लेती थी। यशोदा को बस यही तसल्ली थी कि उत्तम सोनम को कुछ नहीं कहता था, न ही उसके ट्यूशन के पैसों पर हाथ लगाता था। उसके डर से मोहल्ले के आवारा लड़के भी सोनम के आसपास नहीं फटकते थे। सोनम के स्नातक होने में 6 महीने रह गए थे और उसे अब उत्तम की नजर में फर्क लगने लगा था। उसे लगता उत्तम की आंखें उसका पीछा कर रही है, उसकी देह को नाप तोल रही है। सबकी निगाह से बचने के लिए वह ढीले ढाले सलवार कमीज दुपट्टे के साथ ही पहना करती। कॉलेज में सबने शुरू में बहुत मजाक बनाया, लेकिन उसने अपना पहनावा नहीं बदला तो सबने उससे इस बारे में बोलना छोड़ दिया। उसे डर था कि कहीं फैशनेबल कपड़ों के कारण मोहल्ले के छिछोरे लड़के उसके साथ ऐसी वैसी हरकत न करने लगे। कॉलेज में सोनम की 2 सहेलियां थी, रिया और दीपिका। दोनों उसकी हर संभव आर्थिक मदद भी कर देती थी और उसकी घर की परिस्थितियों को समझते हुए उसका ध्यान भी रखती थी। सोनम ने उन्हें अपने सौतेले पिता की करतूतों के बारे में बताया था और यह भी कि वह अपनी माँ को उसके चंगुल से छुड़ाना चाहती है। दीपिका ने सोनम को पिछले महीने ही अपने मामा से मिलवाया था। उनका दूर एक छोटे से हिल स्टेशन पर पब्लिक स्कूल था। उसकी परेशानी को समझते हुए उन्होंने सहायता का आश्वासन दिया था। स्नातक की डिग्री प्राप्त कर वह उनके स्कूल में अध्यापिका के पद पर पढ़ाने के लिए आ जाए। वहां पढ़ाते हुए वह अपना बीएड की डिग्री हासिल करे। वहां स्कूल के कैंपस में वह सुरक्षित भी रहेगी और आगे पढ़कर अपना कैरियर भी बना लेगी। सोनम अगले 6 महीने बहुत सावधानी पूर्वक बिताना चाहती थी। उसने यशोदा को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था, कहीं उत्तम को इसकी भनक न लग जाए, इस डर से।
इधर कुछ दिनों से उत्तम का व्यवहार अजीब सा हो चला था। न जाने कैसे कैसे लोगों को घर में लाता था। सोनम को चाय नाश्ता लाने को कहता। उसे उन आगंतुकों की नजर अच्छी नहीं लगती, लेकिन माँ को बताकर वह माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। माँ वैसे भी रात को आती तो थकी हारी आती थी, इसलिए सोनम स्वतः ही सतर्क हो गई थी और उत्तम की बातें सुनने का प्रयास करती। एक दिन ट्यूशन से उसको जल्दी आना पड़ा। एक बच्चा बीमार हो गया था। वह चुपचाप घर आकर सो गई। उत्तम कहीं नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उत्तम की आवाज से उसकी नींद खुल गई। वह फोन पर बात कर रहा था। किसी से कह रहा था, देख भाई, 5 लाख का सौदा हो गया है। उससे ज्यादा देना है तो बात करना, वरना बनवारी इसे 5वें दिन ले जाएगा। अब साले ऐसी गोरी चमड़ी और आन छुई लौंडिया तुझे कहाँ मिलेगी? पहले खुद मजे लूटिया, फिर धंधा करवा लीजो। मैं तो 1-2 साल और रुकता, लेकिन उधारी इतनी चढ़ गई है, साले पीछे पड़ गए हैं। एक बार में ये सब चुकता हो जाएगा और जरूरत पड़ी तो ये मकान भी है। सुनते ही सोनम के प्राण सूख गए, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। उत्तम को बिल्कुल नहीं पता चलने दिया कि वह अंदर कमरे में है और उसने सब सुन लिया है। वह चुपचाप पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई और रोज के समय से घर में प्रवेश किया। उसके पास 4-5 दिन है। उसे कुछ जल्दी ही सोचना होगा। माँ को बताएगी तो वो आवेश में आकर उत्तम से लड़ने पहुंच जाएगी और उत्तम सतर्क हो जाएगा। रात भर उलझन में रही वह कैसे अपने आप को बचाए। अब तो एक ही उपाय समझ आ रहा था। दीपिका के मामा जी से बातें करके आजकल में ही उनके स्कूल के कैंपस में माँ के साथ रहने चली जाए। सोनम अगले दिन जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं दीपिका के मामा जी ने 6 महीने पहले उसे कैंपस में जगह देने से मना कर दिया तो वो कहाँ जाएगी। इन विचारों से उसके दिमाग में इतना डर पैदा हो गया था कि वह लगभग भागती हाफती अपनी कक्षा की ओर जा रही थी। भागते भागते वह इतनी जोर से एक इंसानी दीवार से टकराई कि उसका सिर घूम गया। चक्कर के कारण उसने आंखें बंद कर ली। तभी 2 हाथों ने उसे थाम लिया। जब कुछ पल बाद वह संभली तो सामने खड़ा था कॉलेज का सबसे घमंडी और बिगड़ेल लड़का पुरुषोत्तम वर्मा और पुरु। कॉलेज में कोई ऐसा बंदा या बंदी नहीं थी जो पुरु को न जानता हो। कॉलेज का ट्रस्टी पुरु के पिता थे, इसलिए प्रधानाचार्य से लेकर चपरासी तक उसके आगे पीछे घूमते थे। छात्र छात्राएं उसे घेरे रहते, उसके पैसे और रुतबे का लाभ उठाते। उसके दो ही शौक थे, बास्केटबॉल खेलना और महंगी बाइक व गाड़ियों में कॉलेज आना। सोनम ने उसके बारे में बहुत सुना हुआ था। एक तो वह कॉलेज की बास्केटबॉल टीम का कप्तान था और उसके कारण टीम ने कई मैच जीते भी थे। दूसरा, रिया और दीपिका दोनों उसके नाम को लेकर आहे भरा करती थी। लेकिन 2.5 साल में सोनम का उससे कभी वास्ता न पड़ा था। वह स्नातकोत्तर का छात्र था और उसका यह आखिरी साल था। सॉरी सॉरी कहते हुए सोनम जल्दी से आगे बढ़ने लगी। उसे लेक्चर शुरू होने से पहले दीपिका से बात करनी थी। उसके हाथ में पेन था जो गिर गया था। उसने उसे उठाने की चेष्टा भी नहीं की, लेकिन पुरु ने पेन उठाते हुए उसे आवाज दी, तुम्हारा पेन गिर गया है। और कोई होता तो वह नजरअंदाज करके निकल जाती, लेकिन पुरु के साथ ऐसा करना मतलब एक और मुसीबत मोल लेना था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पुरु हाथ में पेन लिए खड़ा था। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिली। पुरु ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? सोनम कहते हुए वह लगभग भागती हुई उससे अपना पेन लेकर अपनी कक्षा की ओर बढ़ गई। पुरु को दो बातें अजीब लगी। आज तक किसी लड़की ने उसे नजरअंदाज नहीं किया था और उस लड़की की आंखों में उसे ऐसा खौफ दिखा जो उसने पहले किसी की आंखों में देखा नहीं था। उसको वह लड़की पहेली सी लगी, जिसे वो पहली बार ही देख रहा था। सोनम ने कक्षा में पहुंचते ही दीपिका को ढूंढा, लेकिन दिखी नहीं। रिया बोली, दीपिका के मामा जी को हार्ट अटैक आया है और वो अपने परिवार के साथ उनके पास गई है। उसने 1 हफ्ते की छुट्टी ली। अब ऐसे में उनसे मदद की उम्मीद कैसे कर सकती है। अब सोनम को लगा यह द्वार उसके लिए बंद हो गया है। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए वो किधर जाए, उसे समझ में नहीं आ रहा था। अब तो बस एक ही उपाय था, रात को माँ से बात करके अगले दिन अपने काम का बहाना बनाकर निकले और कहीं जाकर छुप जाए। बड़े ही अनमने मन से वह घर पहुंची और बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में जाकर लेट गई। पता नहीं कितनी देर वह लेटे रही कि अचानक बाहर से बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज आई। वह बाहर की ओर भागी तो देखा उत्तम गिड़गिड़ा रहा था, छोड़ दो मुझे, रहम करो, मैं तुम्हारी पाई पाई लौटा दूंगा। 3 गुंडे उत्तम पर लात घुसे बरसा रहे थे
और वह करा रहा था। वैसे तो सोनम को उत्तम से नफरत थी, लेकिन वह किसी को पिटता नहीं देख सकती थी। उसने आगे बढ़कर एक गुंडे का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाकर बोली, छोड़ दो उन्हें, यह क्या कर रहे हो? अब तीनों का ध्यान सोनम की तरफ था और उत्तम पागलों की तरह चिल्ला रहा था, तू अंदर जा, तू अंदर जा। एक गुंडा बोला, क्यों बे साले, ये कौन है? माई बाप, इसको हाथ नहीं लगाना, बेटी है मेरी। साले जब पीता है तब नहीं सोचता कहाँ से पैसे भरेगा? इस लौंडिया को उठवा लो, जब पैसे हो साले आकर ले जाना। उत्तम के पेट में एक लात मारकर सोनम को उसकी आंखों के सामने से भी उठाकर ले गए। सोनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। कहाँ तो उत्तम और उसके पापी इरादों से बचना चाह रही थी और कहाँ वह इन गुंडों के चंगुल में फंस गई। उसने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन तीन हट्टे कट्टे पहलवानों के आगे उसकी न चली कुछ। घर के बाहर खड़ी गाड़ी में उसके हाथ बांधकर और मुंह पर टेप लगाकर बैठा दिया। अंधेरा गहराने लगा था। आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा था। रात को माँ आएगी तो उसको भी न जाने उसके गायब होने की क्या कहानी सुनाकर वो बहला देगा। सोनम का अब डर के मारे बुरा हाल था और वो रोए जा रही थी। न जाने कितनी देर बाद गाड़ी शहर के बाहर सुनसान रास्ते से होते हुए एक बहुत बड़े से लोहे के दरवाजे के आगे आकर रुक गई। चौकीदार ने गाड़ी में झांका और दरवाजा खोल दिया। गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने से गुजरती हुई पीछे की तरफ बने एक दो कमरे के छोटे से मकान के सामने जाकर रुक गई। उसको खींचकर एक गुंडे ने गाड़ी से उतारा और घर में ले गया। बोला, जब तक तेरा बाप भैया जी के पैसे नहीं लौटा देता यहीं रहेगी तू। भागने की कोशिश मत करना, चारों तरफ सख्त पहरा है। थोड़ी देर बाद उसे कदमों की आहट सुनाई दी। फिर ताला खोलकर चार लोग अंदर आए। तीन तो पहले वाले ही गुंडे थे। चौथा लंबा चौड़ा सांवला सा आदमी था, जिसने कुर्ता पायजामा पहन रखा था। वह बहुत गुस्से में था। उसने एक गुंडे के सिर पर चपत लगाते हुए कहा, गधे, कितनी बार कहा है इन पचड़ों में औरतें और बच्चों को मत घसीटा कर। फिर वह सोनम की ओर देखते हुए बोला, तुम आराम करो, कल तुम्हारे सकुशल पहुंचाने का इंतजाम करवाते हैं। इतने में एक और बंदा भागता हुआ कमरे में आया। हाँफते हुए बोला, क्या क्या हो रहा है यहाँ? कुर्ताधारी उसे धकेलते हुए बोला, कुछ नहीं, कुछ नहीं बचुआ, तुम बाहर चलो, तुम इन लफड़ों से दूर ही रहो। आगंतुक गुस्से में बोला, जब तुम इस सब को लफड़ा मानते हो तो खुद दूर क्यों नहीं रहते? इस तरह के काम क्यों करते हो बापू? कुर्ताधारी की कोशिश के बावजूद आगंतुक ने अंदर झांकी लिया और सोनम को देखते बोला, तुम? सोनम भी उसको देखकर भौचक्की रह गई और मन ही मन सोचने लगी, पूरू यहाँ क्या कर रहा है? कुर्ताधारी ने आश्चर्य से पूछा, तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? नहीं, जानते नहीं है, एक बार कॉलेज में देखा था इसको, लेकिन ये सब क्या है? ये यहाँ क्या कर रही है? कुर्ताधारी अपने आदमियों की तरफ देखते बोला, इन सालों की बेवकूफ़ी है, कल इसे सही सलामत इसके घर पहुंचा देंगे। पुरु बड़े गुस्से में था। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई इस कमरे में नहीं आएगा अब, कल मैं छोड़ कर आऊंगा इसे। फिर सब कमरे से बाहर चले गए। सोनम को समझते देर नहीं लगी कि कुर्ताधारी गुरु के पिता बसेश्वर शर्मा हैं। उनकी शराब की दुकान होगी और उत्तम वहां से लेकर पीता होगा। उधारी ज्यादा हो गई होगी, इसलिए ये लोग तकाजा कर रहे होंगे। अब अगर वह कल घर गई तो उत्तम उसे तुरंत बनवारी के हाथ भेज देगा। उसे लगा अब इस शहर में कोई उसे शरण दे सकता है तो केवल पुरु। उत्तम उससे भिड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसे पुरु से इस बारे में बात करनी होगी, लेकिन पुरु सहायता करेगा कैसे और क्यों? 24 घंटे अपने गुंडे तो छोड़ेगा नहीं उसकी निगरानी करने के लिए। समझ नहीं आ रहा था कि मदद मांगे भी तो किस तरह से। उधर पूर्वी सोच में डूबा हुआ था कि कैसा बाप है सोनम का, जिसे पीने की पड़ी है। बेटी की चिंता नहीं, उसे छुड़ाने भी नहीं आया। उसने कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो थोड़ी दूर पर ही वह कमरा था जहां सोनम को रखा गया था। उस कमरे की बत्ती जली हुई थी और सोनम परेशान से कमरे में चहलकदमी कर रही थी। पुरु को समझ नहीं आ रहा था कि जब अगले दिन उसे सकुशल घर पहुंचाने की बात हो गई है तो वह इतनी परेशान क्यों हो रही है। सोनम पलटी तो उसकी निगाह बाहर पुरु की खिड़की की तरफ गई। वहां से पुरु उसको देख रहा था तो उसने सिर नीचा कर लिया और कुछ पल बाद ही उसके कमरे की रोशनी बंद हो गई। सोनम की चिंता के कारण पुरु रात भर नींद नहीं ले सका। उसे लग रहा था कि उसका शरीर बेजान हो गया है। सुबह हो गई थी। अब एक एक पल साल जैसा लग रहा था उसे। इस दौरान कोई नाश्ता रख गया था।
लेकिन वह इतनी सहमी हुई थी कि उसने नाश्ते की तरफ देखा भी नहीं। आगे क्या होगा, यही सोच सोच कर उसका दिमाग बौरा रहा था। वह पसीना पसीना हो रही थी और जब पुरु दरवाजा खोलकर अंदर आया तो वो बुरी तरह कांप रही थी। वह इस तरह डरी हुई थी मानो कोई चिड़िया किसी जानवर के पंजे में जकड़ी हुई हो। पुरु को उसकी इस हालत पर अचंभा हुआ। इतनी परेशानी की क्या बात है? बोला तो है घर छोड़ दूंगा। पुरु की आवाज सुनकर वह ऐसे चौंकी जैसे किसी और ही दुनिया में थी। एकदम से हड़बड़ाते हुए बोली, पुरु, मुझसे शादी कर लो। पुरु को लगा उसने शायद गलत सुना। वह क्या कह रही है, लेकिन वह बिना रुके बोलती जा रही थी। पुरु, इधर आप मुझे घर छोड़कर जाएंगे, उधर मेरा सौतेला बाप मुझे बेच देगा अपना कर्जा चुकाने के लिए। आप बस मुझे 6 महीने अपने घर में शरण दे दो। मैं पढ़ाई पूरी करके कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। नौकरी ना भी मिली तो मैं रहने का कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगी। इसके बाद आपको कभी नजर नहीं आऊंगी और ना परेशान करूंगी। आप चाहे तो किसी वकील से इकरारनामा बनवा लीजिए जिस पर मैं दस्तखत कर दूंगी। मेरा आप पर या आपकी किसी भी वस्तु पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। प्लीज मुझे इस नारकीय जिंदगी से बचा लो। एक बार उस गंदगी में फंस गई तो कभी निकल नहीं पाऊंगी। मैं तुम्हारी जिंदगी पर कृतज्ञ रहूंगी। सोनम के स्वर में याचना थी और आंखों में भय। पुरु को वह समय याद आया जब डॉक्टर ने उसकी मां को कैंसर से पीड़ित बताया था। वह और उसके डैडी सकते में आ गए थे, लेकिन मां की घबराहट उनके चेहरे पर झलक रही थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि उनके पास अधिक समय नहीं है। डैडी और उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर कितना दुखी हुई थी वे। जैसे जैसे उनकी देह कमजोर होने लगी थी, उनकी आंखों में बेबसी और खौफ बसता जा रहा था। वे अपने खुशहाल जीवन और अपने पति और बेटे को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। एक दिन डैडी और उसका हाथ पकड़कर वे बड़ी रोई थी। वह भी फूट फूट कर रोया था। उस दिन नियति के आगे अपने आप को बड़ा लाचार सा पाया था उन दोनों ने। उसके बाद 10-15 दिन तक माँ जिंदा रही थी और वह और डैडी माँ के पास ही बने रहते थे, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। उन दोनों की आंखों के सामने ही माँ धीरे धीरे मौत के मुंह में समा गई और वे लाचार से खड़े देखते रह गए। सारे डॉक्टरी उपचार फेल हो गए। उसे लगा सोनम की सहायता करके शायद वह अपनी माँ की आत्मा को शांति प्रदान करने में कुछ सफल होगा। पूर्व अपने विचारों में खोया हुआ था। जब उसकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो सोनम की अश्रुधारा बहने लगी। पुरु के लिए यह प्रस्ताव अप्रत्याशित था। वह एकदम से नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या करे। उसकी सहायता तो करना चाहता था वह, लेकिन यह तरीका उसे बड़ा अजीब लग रहा था। सोनम को उम्मीद थी कि शायद पुरु उसकी बात मान लेगा। हारे हुए इंसान की तरह सिर झुकाए रो रही थी। पुरु के मुंह से एकदम निकल गया, ठीक है, मुझे मंजूर है। सोनम ने आंखें पोंछ ली। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, आपके जीवन में कोई दखलंदाजी भी नहीं करूंगी। बिल्कुल ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट बनवा लूंगा, लेकिन इस बारे में किसी और को नहीं बताना, न डैडी को और न किसी और को। पुरु ने जब अपनी शादी करने की मंशा जाहिर की तो बशेश्वर को लगा उनके ऊपर किसी ने तोप का गोला दाग दिया। पुरु के अलावा अभी संसार में उनका कोई था नहीं। उसका मुंह देखकर ही जीते थे। पत्नी के ध्यान के बाद न जाने क्यों पुरु खामोश सा हो गया था और गुमसुम सा रहता था। घर में बहुत कम समय बिताता था। वे बात करने की कोशिश करते तो वह हाँ हूँ में जवाब देकर निकल लेता। उनकी एक दो कंपनियों को वो संभालता भी था, लेकिन उसे उनकी शराब की दुकानें पसंद नहीं थी। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि उन दुकानों को बंद करके किसी और कारोबार में पैसा लगा देंगे। लेकिन पुरु आगे बढ़कर बोले तो कि वह चाहता क्या है। आज आगे बढ़कर उसने जो बोला उससे वे सकते में आ गए। बड़े अरमान थे पुरु के विवाह को लेकर उनके। सोचते थे अपनी भवानी जैसी बहू लाएंगे पुरु की। भवानी की तरह उसकी पायल के छमछम और चूड़ी के खनक से घर में संगीत लहरी गुंजा करेगी। अगले दिन मंदिर में बशेश्वर उनकी बहन, बहनोई और लड़की के माता पिता के सामने पुरु ने 7 फेरे ले लिए। बशेश्वर को विश्वास नहीं हो रहा था कि कहाँ तो वो सपने देख रहे थे आधे से ज्यादा शहर को पुरु की शादी में दावत देंगे और कहाँ किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि उनके घर बहू आ गई। उनकी मजबूरी थी पुरु के आगे झुकना और उसकी हर बात मानना। गरम खून था, कुछ कर बैठता या घर छोड़कर चला जाता तो वे तो जीते जीते ही मर जाते। उधर यशोदा भी असमंजस में थी। उसकी इतनी समझदार लड़की ने अचानक शादी का निर्णय कैसे ले लिया।
इससे पहले तो उसने कभी जिक्र भी नहीं किया था कि वह किसी को चाहती है। सारी रात गायब रही और अब कहती है कि अगले दिन शादी कर रही है। उधर उत्तम को काटो तो खून नहीं जैसी स्थिति। एक तो उसका एटीएम कार्ड ही चला गया, ऊपर से पुरु ने धमकाया था कि अगर यशोदा और सोनम का बाल भी बांका हुआ तो उसका क्या हश्र होगा वह सोच भी नहीं सकता। शादी के बाद कुछ भी नहीं बदला। अगले दिन से पुरु ने कॉलेज जाना प्रारंभ कर दिया और अब सोनम भी साथ जाती। सोनम जरूर कॉलेज में सबके आकर्षण का केंद्र बन गई थी। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि सोनम जैसी सीधी सरल लड़की से पुरु जैसे रईस और स्मार्ट लड़के ने शादी कर ली। शादी के बाद भी सोनम के पहनने ओढ़ने में कोई बदलाव नहीं आया था। फिर भी वह पुरु की पत्नी तो थी ही। सब उसकी नजरों में चढ़ना चाहते ही थे। भवानी के जाने के बाद से बशेश्वर को दिन का खाना खाने घर आने में बहुत बोरियत होती थी। लेकिन जब उन्हें हार्ट अटैक पड़ा था तब भवानी ने कसम दी थी कि वे नियम से दिन में गर्म ताज़ा खाना सलाद के साथ घर आकर ही खाएंगे। पुरु तो कॉलेज के बाद न जाने कहाँ चला जाता था और अब सोनम को छोड़ने आता है, पर बाहर से चला जाता है। सोनम अब उनके साथ लंच करती थी। पायल और चूड़ियों के खनखनाहट तो नहीं, लेकिन सोनम की हंसी की खिलखिलाहट और हल्की फुल्की बातें जरूर घर में सुनाई देने लगी थी। जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि लड़की बहुत भली और मासूम है। रात के खाने में भी वह उनका साथ देती और उनका ध्यान गया कि खाने में उनकी सेहत के हिसाब से अब पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाने लगे थे। सोनम की बातों से उन्हें कॉलेज और पुरु के बारे में बहुत सी जानकारी मिलने लगी थी। वो बड़े उत्साहित होकर बताती कि पुरु ने कैसे मैच जीत लिया। बशेश्वर को पुरु के खाने की चिंता रहा करती, लेकिन पुरु देर सवेर लौटता। मन होता तो खाता, नहीं तो आलस में बिना खाना खाए ही सो जाता। लेकिन जब से सोनम घर में आई, पुरु कितनी भी देर से आए वह खाना अवश्य गर्म करके खिला देती। घर में शहर के बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। बशेश्वर को लगा कि सोनम के कपड़े बहुत साधारण हैं। एक दिन वो बोले, बिटिया अपने लिए कुछ नए कपड़े बनवा लो। लगना तो चाहिए कि नई बहू घर में आई है। सोनम को भी लगने लगा था स्टेटस के हिसाब से कपड़े न हो तो कुछ अजीब स्थिति हो जाती है। बशेश्वर ने मोटी रकम का चेक काट कर दे दिया। अगले दिन उसने पुरु को कहा कि वह उसे अपनी माँ के यहाँ छोड़ दे। उत्तम अब डर के कारण शराफत से रहने लगा था। बशेश्वर ने उसकी उधारी माफ कर दी थी। यशोदा को पैसों के लिए धमकाता तो नहीं था, लेकिन इधर उधर रखे दिख जाए और मौका मिल जाए तो चूकता भी नहीं था। यशोदा ने बेटी के लिए छुट्टी ले रखी थी। सोनम का मन तो बहुत करता था फैशन के हिसाब से कपड़े पहने, बन ठन कर रहे, लेकिन मन मार कर रहना पड़ता था। उस दिन उसने जी भरकर खरीदारी की। एक से बढ़कर एक कपड़े, चप्पल और पर्स खरीदी। पार्लर जाकर बाल भी कटवाए। न जाने क्यों उसका मन चाहता था पुरु की नजरें उस पर टिकी रहे, पुरु की आंखों में उसके लिए चाहत हो। पुरु उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करता था, बस इधर उधर की बातें कर लेता था। वह उसके करीब रहने के लिए बेचैन रहती। रात में भी अपने कमरे की खिड़की से झांकती रहती बाहर, जब तक कि पुरु नहीं आ जाता। गलती से भी पुरु का हाथ उसे कहीं छू जाता तो सारे शरीर में लहर से दौड़ जाती। ऊपर की मंजिल में कई कमरे थे। बशेश्वर तो ऊपर आते नहीं थे, लेकिन उन्हें पता चल गया था दोनों अलग अलग कमरों में रहते हैं। अगले दिन पुरु ने सरसरी निगाह डालते हुए कहा, अच्छी लग रही हो। सोनम का मन बुझ सा गया। वह चाहती थी पुरु उसे देर तक निहारे, आंखों में प्रशंसा लेकर उसके हाथ अपने आप उठकर उसके बालों को उसके चेहरे पर से पीछे कर दे। कॉलेज में जरूर उसका पहनावा और स्टाइल चर्चा का विषय बन गया था। एक दिन अचानक पुरु ने ऐलान कर दिया कि वह पहाड़ों पर अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए जा रहा है। सोनम को चिंता हुई कि 3-4 दिन बिना पुरु को देखे कैसे रहेगी। अब उसे एहसास होने लगा था कि वह पुरु से प्यार करने लगी। तभी तो 3 दिन का अलगाव उसे बेचैन कर रहा है। पुरु इन सब बातों से बेखबर था और वह उसको पागलों की तरह चाहने लगी थी। जब इकरार नामे की अवधि पूर्ण होगी और उसे पुरु से अलग होना पड़ेगा, तब वह कैसे जीवित रहेगी, यह सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। पुरु ने उसको बताया था कि वह पहले भी कई बार ट्रैकिंग पर गया है और प्रकृति को इतने करीब से देखने का मजा ही कुछ और है। सोनम का कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। 3-4 दिन कैसे बीतेंगे। पुरु को फोन किया तो पहली बार तो उसने बताया कि वे लोग खाना खाने के लिए रुकने वाले। 2-2.5 घंटे बाद मिलाया तो वो झिंझला गया। यार तुझे क्या हो गया है?
असली बीवी की तरह क्या बिहेव कर रही है। पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था उसका, बेचैन से होने लगी। उसने निश्चय किया कि पुरु के बारे में और नहीं सोचेगी और टीवी ही देख लिया जाए। लेकिन समाचार लगाते ही उसके होश उड़ गए। पुरु जिस तरफ गया था वहां बहुत बारिश हो गई थी, जिसके कारण लैंडस्लाइड और फिसलन हो गई थी। वह इतना डर गई थी, उसने तुरंत पुरु को मोबाइल पर फोन मिलाया। उसका फोन कार्य क्षेत्र में न होने की सूचना दे रहा था। उसने बसेसर को फोन मिलाकर बताया तो सुनकर बोले, परेशान मत हो बिटिया, हम अभी पता करते हैं। बसेसर ने कहाँ कहाँ फोन नहीं किया पुरु की स्थिति जानने के लिए। 1 डेढ़ घंटे के बाद तो वे ऐसे पस्त हो गए कि लगा कि उनके शरीर में जान ही नहीं बची है। बड़ी मुश्किल से कैंप के प्रबंधक से बात की। सिग्नल इतने कमजोर थे कि बस इतना ही समझ आया कि आगे के रास्ते बंद है और बच्चे वापस लौट रहे हैं। बशेश्वर घर आ गए थे और जब तक पुरु नहीं आ गया, बशेश्वर और सोनम बेचैनी की स्थिति में चहलकदमी करते रहे। आज सोनम ने अपनी आंखों से देखा कि बशेश्वर के हृदय में पुरु के लिए कितना प्रेम भरा हुआ था। जैसे ही पुरु आया, सोनम दौड़कर उसके पास गई, उसके कंधे पकड़कर फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उससे पूछने लगी, आप ठीक तो हो ना? कहीं लगा तो नहीं आपको कुछ? आपके सब दोस्त सही सलामत है ना? वह धीरे से बुदबुदाता हुआ बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर पिता की ओर एक बार देखा और अपने कमरे में चला गया। सोनम हक्की बक्की रह गई। पुरु एक बार तो पिता के गले लग जाता। चिंता के मारे 20 साल उम्र बढ़ गई थी बेचारों की। आधा अधूरा खाना खाया था, तब से परेशान बार बार दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाते थे। एक बूढ़े पिता पर जिसका एक पुत्र के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, जब उस पुत्र की जान खतरे में हो तो क्या बीती होगी, यह शायद पुरु नहीं समझेगा। ऐसा नहीं था कि पुरु को पिता की फिक्र नहीं थी या उनसे प्रेम नहीं था। बस माँ के जाने के बाद उसने बर्फ की चादर ऐसी ओढ़ ली कि दोनों के बीच अपना प्रेम का कैसे इजहार करे यही भूल गया था। सोनम को लगा नियति ने उसे यहाँ स्वयं की सुरक्षा के लिए नहीं भेजा, बल्कि बाप बेटे के बीच की दूरियां कम करने के लिए भेजा है। बशेश्वर की आंखों में पानी था। वे सिर झुकाए अपने कमरे की ओर चल दिए। सोनम जल्दी से उनके सामने पहुंची और उन्हें गले लगाते हुए बोली, डैडी, पुरु सही सलामत आ गए, यही बहुत है हमारे लिए। एक बार को तो बशेश्वर सक पका गए, लेकिन फिर सोनम के गले लगकर रोने लगे। एक बार डैडी कहकर गले लग जाता तो मेरा सारा दुख मिट जाता। फिर संभलते हुए बोले, पूछ लेना बिटिया उससे, कुछ खाएगा तो खाना खिला देना। सोनम कमरे में आई तो देखा पुरु कपड़े बदल कर लेटने की तैयारी कर रहा था। बहुत परेशान और खोया खोया सा लग रहा था। कुछ लाऊं खाने के लिए? नहीं, भूख नहीं है, रास्ते में थोड़ा बहुत खा लिया था मैंने। बाल बाल बच गए तुम, यहाँ तो डैडी और मेरी जान निकल गई थी जब टीवी में सुना वहां के हालात के बारे में। अगर थकान नहीं लग रही हो तो बताइए ना, क्या हुआ था वहां पे? पुरु ने अब तक सोनम की आंखों में कृतज्ञता का भाव देखा था, लेकिन जिस तरह वह चिंतित थी और भागकर उसके पास आई थी, उसे कुछ अपनेपन का एहसास हो रहा था। वैसे भी उसे कई बार लगा, जब सोनम को लगता वह नहीं देख रहा है तो वह उसे देखा करती थी छुप छुप के। सोनम के कहने पर उसने अपना वहां का अनुभव सुनाना शुरू किया तो वह अंदर तक कांप गई। कितने विशाल और भयानक लग रहे थे वे पहाड़, और मनुष्य कितने बौने और लाचार। पुरु को लग रहा था वहां का वर्णन करते हुए वह वापस उन लम्हों को जी रहा है। अगर नहीं बताता तो अंतर मन में दबी उन डरावनी स्मृतियों में दब कर मर जाता। सोनम पुरु की बातें सुनते सुनते कब पलंग पर उसके बगल में उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। दोनों को ही इसका एहसास नहीं हुआ। सोनम को सब कुछ बताकर पुरु को बड़ा हल्का सा महसूस हो रहा था। सोनम से बात करते करते वह उसकी गोद में सिर रखकर नींद की आगोश में समा गया। प्रकृति का इतना कठोर रूप देखकर स्त्री की कोमलता ने उसे सुकून से भर दिया था। सोनम रात भर पुरु को बाहों में थामे बैठी रही। उसकी नींद में कोई बाधा नहीं आने दी। वह इन पलों को, पुरु की यादों को अपने मन मस्तिष्क में भर लेना चाहती थी। आखिर आगे की जिंदगी पुरु से विदा होकर इन लम्हों के सहारे ही तो काटेगी। पुरु उठा तो उसे लगा बरसों बाद ऐसी गहरी नींद सोया हो। पहले दिन की थकान और बारिश में भीगने की वजह से पुरु को बुखार हो गया। सोनम उसके पास बैठी उसे फल छील कर खिला रही थी। मौका देखकर बोली, कल डैडी की चिंता के कारण बड़ी बुरी हालत हो गई थी।
मैं तो डर गई थी कि कहीं उनकी ही तबीयत खराब ना हो जाए। वे आपसे बड़ा स्नेह करते हैं और एक आँख है, उनके पास भी नहीं फटकते, उनसे बात भी नहीं करते। आपकी माँ के जाने के बाद तो आपको उनका और भी ध्यान रखना चाहिए, उनको और अधिक प्यार देना चाहिए। आखिर आपके अलावा उनका है ही कौन? वे कितना अकेलापन महसूस करते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। माँ के जाने के बाद मैं किसी के भी इतना करीब नहीं आना चाहता कि उनके जाने के बाद मुझे दोबारा वही दुख सहना पड़े। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? उनके जाने के बाद आप और अधिक दुखी होंगे कि जीते जी आपने अपने आप को उनके सानिध्य से दूर रखा, उनके स्नेह से वंचित रखा। तब इतनी देर हो गई होगी कि आप चाहकर भी ये पल वापस नहीं प्राप्त कर सकेंगे। एक और ग्लानि आपका जीवन दूभर कर देगी कि आपने उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। माँ की मजबूरी थी, वो चली गई, लेकिन आप तो उनके पास होते हुए भी उनसे दूर रहते हो। माँ को कितना कष्ट होता होगा आपको इस तरह से देखकर। माँ नहीं रही तो क्या अब आप दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहा? बोलते बोलते सोनम की आंखों में आंसू आ गए। पुरु की आंखों में भी दो बूंद आंसू आ ही गए। मैंने इस तरह से तो कभी सोचा ही नहीं। मैं केवल अपने आप को बचाता रहा। अब तो मेरी यह भी समझ में नहीं आता कि मैं उनसे क्या बात करूं। पुरु, वे आपके पिता है, उनके पास बैठना शुरू करो, खामोशी बातें बन जाएंगी। निचली मंजिल पर बसेशर परेशानी में घूम रहे थे। सोनम को देखते ही बोले, कैसा है पुरु? ठीक है, ठंड लग गई है, एक दो दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। आप ऊपर चलिए, पुरु को देख भी लेना, थोड़ी देर पास बैठेंगे तो उन्हें अच्छा ही लगेगा। पता नहीं बेटा, उसे मेरा कमरे में आना अच्छा ही लगेगा शायद। सोनम हाथ खींचते हुए बसेसर को ऊपर ले गई। न लगने दो उन्हें अच्छा, आप तो पिता हो, आपका हक बनता है अपने पुत्र की सेहत के बारे में जानने का। बसेसर कमरे में आए तो पुरु बैठ गया उठकर। वे उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, कैसा है बेटा? अब ठीक हूँ। वह चलने को हुए तो पुरु बोला, थोड़ी देर बैठिए ना डैडी। बसेसर वहीं पड़ी कुर्सी पे बैठ गए। डैडी, कल आप बड़े परेशान हो गए ना मेरे वजह से? इतनी चिंता करोगे तो सेहत खराब हो जाएगी आपकी। बशेसर ने एकदम से भाव विभोर होकर पुरु को सीने से लगा लिया। बेटा, जान बसती है मेरी तुम में, सुबह शाम तुम्हें देख लेता हूँ और आंखों को ठंडक मिलती है। कितने पल दोनों बाप बेटे से गले लगे रहे। फिर बसेसर थोड़ी देर बैठकर इधर उधर की बातें करके उठ गए। खाना खाने नीचे आ जाओगे या यहीं भिजवा दिया जाए? नहीं डैडी, अब से रोज खाना हम साथ में खाएंगे। बशेसर कमरे से बाहर आए तो सोनम खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, कमरे में आ जा, तुझे कुछ देना है मुझे बहू। जब सोनम कमरे में आई तो एक सोने का हार देते हुए बोले, यह तेरी सासू माँ का है, आज तुझे दे रहा हूँ। तूने मेरे बेटे को मुझे मिला दिया, इसको आशीर्वाद समझकर रख ले। सोनम सकपका गई। सोच रही थी इतना कीमती उपहार कैसे रख लूं, जबकि वह तो कुछ ही महीनों के लिए यहाँ रहने वाली है। डैडी, इसे आप अपने पास ही रखो संभाल कर, जब पहनना होगा तो मैं आपसे मांग लिया करूंगी। ठीक है बहू, अब यह तेरी अमानत है, मैं अपने पास रख लेता हूँ। अब परीक्षा में समय बहुत कम था। सोनम पढ़ाई में व्यस्त रहती। पूर्व अब घर में ही अधिक समय बिताता था, वह भी पढ़ाई में। सोनम की दीपिका के मामा जी से बात हो गई थी। परीक्षा समाप्त होते ही वो वहाँ स्कूल में पढ़ाने चली जाएगी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सोनम की उदासी बढ़ रही थी। कैसे रहेगी वह पुरु के बिना? वह आसपास होता है तो उसे देखती रहती है, जैसे उसकी तस्वीर आंखों के रास्ते दिल में उतार लेना चाहती हो। पुरु को भी अपने जीवन में सोनम की उपस्थिति के महत्व का एहसास होने लगा था। सोनम में उसे एक ऐसा दोस्त नजर आने लगा था जो स्वार्थ रहित था, जो उसकी प्रसन्नता के बारे में सोचती थी, और सबसे बड़ी बात, उसके कारण उसे अकेलापन महसूस नहीं होता था। उसे लगता था कि उससे सोनम की आदत हो गई है, तो उसके बिना वह कैसे रहेगा। उसे अच्छा लगता जब सोनम उसे छुपकर कहीं से देखती, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखती। जब वह उसे कोई वस्तु हाथ में देती तो उसका हाथ जैसे उसके हाथ में ठहर सा जाता। पुरु को तब बड़ा अच्छा लगता। सोनम का सुख दुख उसे प्रभावित करने लगा। आजकल वह उदास दिखती तो उसका मन भी बोझ सा जाता। एक दो बार उसने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने यह कहकर टाल दिया कि चिंता होती है, अगर परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुई तो आगे क्या करूंगी। आज परीक्षा का आखिरी दिन था।
सोनम सब दोस्तों से मिलकर विदा कहने में लगी थी। पुरु उसका इंतजार कर रहा था। जब सोनम आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह चुपचाप गाड़ी में बैठी रही, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे एहसास हुआ कि जिस रास्ते से जा रहे हैं वह घर की तरफ नहीं जाता। वह कुछ पूछती इससे पहले ही उसने गाड़ी एक बहुत बड़ी इमारत के सामने रोक दी। पुरु उसका हाथ पकड़कर इमारत में दाखिल हो गया और उसे उस वकील के पास ले गया जिसने विवाह के समय उनका कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। वकील ने बिना कुछ बोले वे कागजात पुरु की तरफ बढ़ा दिया और उसने उन्हें देखे बिना ही फाड़ दिए। फिर सोनम से बोला, यह इकरारनामा तो मैंने फाड़ दिया। अब तुम कानूनन मेरी पत्नी हो। चाहो तो भी यह रिश्ता तोड़ नहीं सकती। इसके लिए तुम्हें कोर्ट में जाना पड़ेगा मुझसे तलाक लेने के लिए, और वह मैं तुम्हें दूंगा नहीं। सोनम आश्चर्य से पुरु को देख रही थी। जब उसकी बात समझ में आई उसे, तो वह लपक कर उसके गले लग गई। रोते हुए बोली, मैं क्यों कोर्ट जाऊंगी आपसे अलग होने के लिए? मैं तो आपसे इतना प्यार करती हूँ कि सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।